आप भी एक एनआरआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो बेसिकली म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और लेटेस्ट एक इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग द टैक्सेशन। आज एक केस आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इस केस के अंदर बेसिकली ये क्या था, एक जो सिंगापुर बेस्ड एनआरआई इन्वेस्टर थे, उन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट की इंडिया में, और जो उनके गेन्स थे बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन्स लगभग उनको 1,35,00,000 रुपए के आसपास हुए थे। अब जब ये गेन 1,35,00,000 रुपए के हुए, मतलब उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा होगा और सेम ईयर में मतलब 12 महीने से पहले उसको बेच दिया था, तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ बेसिकली वो 1,35,00,000 रुपए का हुआ। अब एज पर अगर आप इनकम टैक्स देखोगे तो 20% के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो लगभग 26 लाख रुपए की उनकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। अब ये इन्वेस्टर ने ये अपना पॉइंट रखा क्योंकि इंडिया और सिंगापुर के बेस में, ये सिंगापुर के साथ भी है और यूएई की जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ भी है, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट है बेसिकली डबल टैक्सेशन का। तो इसको बेसिकली डीटीएए बोलते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टर दोनों कंट्रीज में भी टैक्सेशन ना पे करे। ऐसा ना हो कि एक इनकम अगर उसने यहां से कमाई है तो पहले यहां पर टैक्स पे करे और उसके बाद सिंगापुर में दोबारा जाके दोबारा टैक्स पे करे। तो ये जो एग्रीमेंट है इसके बेसिस पे उन्होंने ये अपना दलील रखी कि बेसिकली मेरा ये जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आप लोग मांग रहे हैं वो मेरी नहीं बनती है, बिकॉज इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब उसमें इनकम टैक्स ने पहले ये बोला कि ये जो आपका एग्रीमेंट है वो बेसिकली शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, विच इज राइट। मतलब इनकम टैक्स इस बात तक राइट था कि जो शेयर्स होते हैं बेसिकली अगर आप वो बाय सेल करते हो तो आप जो उसमें कैपिटल गेन कमाते हो उसके ऊपर ये डीटीए एप्लीकेबल नहीं होता। बट इस इन्वेस्टर ने बात में ये वाली बात कहीं ना कहीं, ये जो केस है बेसिकली आप देखोगे तो इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया और ट्रिब्यूनल के बाद काफी ज्यादा उसमें हेयरिंग्स हुई, बहसा बहसी हुई, सारी चीज हुई और इन द एंड ये इन्वेस्टर है वो केस जीत चुका है। अब जो उसमें उन्होंने अपनी दलील रखी, अपना पॉइंट ये रखा कि बेसिकली म्यूचुअल फंड जो होते हैं बेसिकली इंडिया के अंदर वो एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं। चाहे मैं रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगर आप बेसिकली एनआरआई इन्वेस्टर है तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जिसमें सारे लोग अपना पैसा डालते हैं और एक फंड मैनेजर होता है और एएमसी होती है जो उसको मैनेज करती है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं कोई यहां पर जो स्टॉक्स को बाय और सेल नहीं कर रहा हूं, मैंने तो एक ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है, वो मेरा पैसा आगे स्टॉक मार्केट के अंदर मैनेज करते हैं, तो मेरे ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर एज ए ट्रस्ट रजिस्टर है। अब ये एक आई थिंक बहुत बड़ा लूप होल है गवर्नमेंट की तरफ से। जब उन्होंने एग्रीमेंट किया शायद इस बात का ध्यान नहीं रखा, या जितने बेसिकली उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो बड़े लोग हैं उन्होंने नहीं सोचा होगा ये सब। ये सेम केस जैसा आपने देखा कि एसजीबी के अंदर भी इसी तरीके की चीज हुई, जो ब्यूरोक्रेट्स ने वो स्कीम बनाई आज की डेट में वो उनको उल्टी पड़ रही है। सेम आई थिंक ये जो केस हुआ है अब बेसिकली इसकी वजह से काफी सारे एनआरआई इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब आप जो दुबई बेस्ड एनआरआई हैं या बाकी जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे भी म्यूचुअल फंड के गेन से कहीं ना कहीं एग्जम्प्टेड हो जाएंगे अनलेस और अंटिल अब गवर्नमेंट इसको चेंज ना कर दे। अब चेंज करने के पीछे भी गवर्नमेंट क्या, या तो इसको प्रेजेंट मतलब अब जो फ्यूचर वाले जो होंगे वहां से उसको एप्लीकेबल करती है या फिर इसको रेट्रोस्पेक्टिव में करती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा कहीं ना कहीं एनआरआईज के लिए इन्वेस्ट करने में इंडिया में। क्योंकि आप जितनी भी एसेट क्लास देखते हो, अगर एक एनआरआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और उसको कोई टैक्स नहीं देना, और तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, अगर वो दुबई और इन जैसी कंट्रीज में है जहां पे बहुत मिनिमम टैक्स है या टैक्स है ही नहीं, तो एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है कहीं ना कहीं एनआरआईज को। और जो एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसका मोराल कहीं ना कहीं डाउन होगा। वो भी यही सोचेगा कि जिनके पास बड़े पोर्टफोलियोज हैं, 10 20 50 करोड़ 100 करोड़ के पोर्टफोलियोज हैं, और हर साल अगर आप 12.5% या शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो 20% बचा लोगे, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आप बना सकते हो और सेव भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक अनड्यू एडवांटेज बन गया है और कहीं ना कहीं एनआरआईज के पास एक एडवांटेज है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। और इसकी वजह से हो सकता है जब तक इसके ऊपर कहीं नई रूलिंग नहीं आती तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक अच्छा खासा एनआरआई का शेयर चंक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आफ्टर दिस फैसला ऑफ दिस म्यूचुअल फंड जो इस इन्वेस्टर ने बेसिकली किया है। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये एग्जेम्पशन चाहिए, जो लोग एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं मेरे को सुन रहे हैं, तो एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होता है जो बेसिकली आपकी कंट्री इशू करती है। वो भी इंडिया में प्रिस्क्राइब्ड है कि जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए, आप उस फॉर्मेट में अगर वो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेके आते हो तो आप इससे एग्जेम्पशन ले सकते हो।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एनआरआईज के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इंडियंस के लिए पर्टिकुलरली जो रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोराल डाउन करने वाले का कहीं ना कहीं न्यूज़ है। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, खासकर एनआरआई से शेयर करें जो लोग इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।